हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम इसका जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताएं करेंगे इनकी। अभी देखो एक चार्ट कि इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ था। निधन इनका 15 अक्टूबर 1961 में। उपनाम इनका निराला था, ठीक है, तभी तो इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो निराला है इनका उपनाम था। इनका जन्म स्थान मेदिनीपुर बंगाल है। और जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं वो हैं परिमल, अर्चना, संध्या, कांकली, अपरा, गीतिका, आराधना, दो शरण, राग विराग, गीत कुंज, अणिमा, कुक्करमुता। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। देखो, श्री जयशंकर प्रसाद ने हिंदी काव्य धारा में कई उद्भावनाओं द्वारा जो क्रांति की थी, उसका सफल नेतृत्व निराला के सतेज और पौरुषमेय व्यक्तित्व ने किया। उन्होंने रूप और अंतरस्थ दोनों ही दिशाओं में रूढ़िबद्ध बंधनों से बंधी हिंदी कविता को उन्मुक्त रूप दिया, जिसमें न छंदों का बंधन न तुक का लगाव था। अर्थात कि इन्होंने जो हिंदी की कविता थी, जो निराला जी से पहले छंदों में रची जाती थी, ठीक है, छंदों से बंधी हुई कविता थी, छंदबद्ध कविता थी। इन्होंने क्या किया निराला जी ने कि हिंदी कविता को छंदों के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। अर्थात कि जो खुली कविता इन्होंने लिखी थी, ठीक है, जिसको हम खुली कविता बोल सकते हैं कि छंदों के बंधन से मुक्त खुली कविता इन्होंने लिखी थी। और हिंदी में इस चीज़ का इन्होंने प्रचलन किया था। अपने जीवन काल में निराला का जितना विरोध हुआ शायद ही किसी का हुआ हो, किंतु आज निराला और उनके काव्य का जादू सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अर्थात इनका विरोध इसीलिए हुआ था कि जब ये अपनी कविताएं जब लिखते थे और संपादक के पास भेजते थे उसको प्रकाशित कराने के लिए बुक में या किसी मैगजीन में, तो संपादक उसके बुक को उनकी रचनाओं को प्रकाशित नहीं करते थे। ठीक है, वो उनको कहते थे कि जी यह कोई कविता है जो आप लिख रहे हैं, क्योंकि वे छंदों से मुक्त कविता लिखते थे। अभी देखो आगे। अब देखो इनका जो जीवन परिचय है कि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मेदिनीपुर बंगाल के महिषादल राज्य में बसंत पंचमी के दिन सन 1896 में हुआ। निराला जी के पूर्वज मूल्यतः उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के गड़ाबोला गांव के निवासी थे। निराला जी के पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी महिषादल राज्य में नौकरी के सिलसिले में गए थे। निराला जी का बचपन का नाम सूर्य कुमार था, क्योंकि उनकी माता ने सूर्य का व्रत रखकर पुत्र की कामना की थी। संजोग से निराला जी का जन्म भी रविवार को ही हुआ। कालांतर में काव्य क्षेत्र में पदार्पण करने पर सूर्य कुमार सूर्यकांत हो गए। ठीक है, इनका नाम सूर्य कुमार था बचपन का नाम, लेकिन जब इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काव्य के क्षेत्र में जब ये आए तो इनका नाम सूर्यकांत हो गया। और अपने निरालेपन की स्थापना हेतु इन्होंने अपना उपनाम निराला रख लिया। नेक्स्ट देखो, निराला जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा बांग्ला भाषा में हुई। कालांतर में इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट है, निराला जी के जीवन में विभिन्न संकटों का जमघाट रहा। ये अभी 3 ही वर्ष के थे कि इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। माता के स्नेह से वंचित हो जाने पर निराला जी का मन पढ़ाई से उखड़ गया। वह कक्षा 9 के आगे न पढ़ सके। इनके पिता ने इन्हीं की खातिर दूसरा विवाह नहीं किया, किंतु वह स्वभाव के बड़े सख्त थे। अतः उससे स्नेह ना पा सके। अध्ययन से मन हट जाने पर निराला जी की रुचि संगीत, कुश्ती, क्रिकेट और फुटबॉल में हो गई। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह मनोहरवा देवी से हो गया, जो बहुत रूपवती और गुणवती थी। विधाता से निराला जी का ये सुख देखा नहीं गया और सन 1918 ईस्वी में मनोहरा देवी एक पुत्र और एक कन्या को अपने पीछे छोड़कर चल बसी।
थोड़े ही दिनों में इनके चाचा, पिता और अन्य कई रिश्तेदार भी इन्फ्लुएंजा के भीषण प्रकोप के शिकार हो गए। यौवन की दहलीज पर पैर रखते ही निराला बहुत अकेले पड़ गए। सन 1935 में 19 वर्ष की छोटी सी अवस्था में ही इनकी पुत्री सरोज संसार से विदा हो गई थी। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी, उन्होंने बताया ना पहले, इनका पुत्र और पुत्री थी, और इनकी पुत्री का नाम सरोज था, जो क्या है जब 19 वर्ष के थे तो उसकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने सरोज अपनी बेटी का जो इनको दुख इनसे सहन नहीं हुआ था, तो इन्होंने इस पर एक कविता, एक काव्यखंड पूरा का पूरा लिखा है, सरोज समृति लिखी हुई है। ठीक है, कविता इन्होंने, तो ये उनकी पूरी की पूरी बेटी पर ही है। जो निराला परिवार में इतनी मौतें देखकर रोया नहीं, सरोज की मृत्यु पर वह भी अपने आंसुओं को रोक ना सका। निराला का आहित हृदय ये कह उठा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। नेक्स्ट देखो कि निराला जी को लगा कि वह टूट गए हैं, किंतु साहित्य के क्षेत्र में इतनी इनकी प्रतिभा ने विराम नहीं लिया। सन 1920 ईस्वी में इन्होंने महिषादल राज्य की नौकरी त्याग दी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर इन्होंने सन 1922 से द्विवेदी जी के ही प्रयत्नों से और आग्रह पर कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका समन्वय का संपादन भार सौंपा। ठीक है, महिषादल से नौकरी त्यागने के बाद इन्होंने क्या किया कि कोलकाता में एक पत्रिका थी, पत्रिका था मैगजीन, जिसको जर्नल्स बोलते हैं, उसका नाम था समन्वय, जिसका क्या है इन्होंने संपादन किया था। इसके बाद मतवाला पत्रिका के संचालक के आग्रह पर उस पत्र के संपादक मंडल में चले गए। बाद में एक और पत्रिका थी मतवाला, उसके कहाँ पर चले गए थे, संपादक मंडल में शामिल हो गए थे। ठीक है, वही मतवाला से मिलता जुलता अपना उपनाम निराला रखा। ठीक, कहाँ पर इन्होंने अपना नाम रखा, मतवाला से मिलता जुलता निराला। इसी पत्रिका से इनकी जूही की कली कविता प्रकाशित हुई, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक द्वारा लौटा दी गई थी। ठीक है, इनकी पत्रिका थी, मैंने आपको बताया ना पहले कि इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि इन्होंने खुली कविता लिखी थी, छंद के बंधन से मुक्त कविता लिखी थी, संपादक इनकी कविता को छापते नहीं थे। तो जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि इनकी एक कविता थी जूही की कली, वो प्रकाशित नहीं हुई थी, वो बाद में कहाँ पर, सरस्वती पत्रिका में इनकी प्रकाशित नहीं हुई थी, तो इन्होंने कहाँ पर ये प्रकाशित की थी, मतवाला में। ठीक है, इस कविता ने हिंदी साहित्य जगत में एक तहलका मचा दिया। मतवाला के पश्चात निराला जी गंगा पुस्तक माला के संपादक मंडल में चले गए, किंतु वहाँ भी जे जमकर न रह सके। सन 1950 तक तो निराला जी जगह जगह भटकते रहे। इसी बीच इन्होंने साहित्य सृजन नहीं छोड़ा। इन्हें पुरस्कार परिश्रम रूप में धन और सम्मान भी मिला। ठीक है, जब इनको पुरस्कार मिलता था तो इनको धन और सम्मान मिला था उस पुरस्कार के रूप में। सन 1947 ईस्वी में बसंत पंचमी को काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। सन 1949 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी काव्य कृति अपरा पर इन्हें 2100 रुपये का पुरस्कार भी प्रदान किया था। किस पर इसको पुरस्कार मिला था, अपरा इनकी जो काव्य कृति थी, और उसमें कितने पैसे मिले थे इनको, 2100 रुपये। किसने दिए थे, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे। जीवन भर अभावों से लड़ने वाले फिर भी हार न मानने वाले निराला पंजाबी के कवि धनी राम चातरिक की ही भांति असहाय अवस्था में 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, ये था इनका जीवन परिचय। नेक्स्ट देखते हैं इनकी कविताएं, रचनाएं, देखो इनकी रचनाएं कि निराला जी ने जो कुछ हमें दिया ये उनके जीवन मंथन का अमृत है। युग जीवन का प्रतीक बनकर अपने जीवन की अनुभूतियों को इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, आलोचना, साहित्य आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया है। निराला जी के द्वारा रचित काव्य रचनाएं कालक्रम अनुसार इस प्रकार है। पहले आती है इनकी अनामिका। ठीक है, 1928 में परिमल, 1929 गीतिका, 1936 तुलसीदास, सन 1938 कुक्करमुता, 1942 अणिमा, सन 1943 नए पत्ते, 1946 बेला, 1946 अर्चना, 1950 आराधना, 1953 और गीत गुंज 1953।
54। अब देखो इनकी काव्यगत विशेषताएं कि निराला जी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें जीवन का सर्वाधिक वैविध्य सिमट आया है। ठीक है, कि जीवन के जितने भी पक्ष होते हैं उनका क्या है, पूरा का पूरा चित्रण उन्होंने किया है। जीवन के जितने बहुविध चित्र जितनी ईमानदारी के साथ निराला काव्य में चित्रित हुए हैं, संभवतः हिंदी के किसी भी अन्य कवि के काव्य में देखने को नहीं मिलते हैं। जनता निराला जी की काव्य की विशेषताएं, पहले इनकी आती है श्रृंगारिकता। देखो ये छायावाद के कवि थे। ठीक है, मैंने पहले बताया जो आपके सिलेबस में है। मैथिली शरण गुप्त हैं, वो द्विवेदी युग के कवि हैं और छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि रहे हैं। तो आपको उनमें से 3 कवि लगे हुए हैं, जिसमें से आपको जयशंकर प्रसाद था, अभी निराला है और बाद में सुमित्रानंदन पंत होगा। ठीक है, तो छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में निराला का गौरवपूर्ण स्थान माना जाता है। उनके काव्य में सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो छायावादी कविता में दिखाई देती हैं। ये भिन्न बात है कि निराला के बाद में छायावादी काव्य की रचना लगभग छोड़ दी थी। ठीक है, छायावाद का पहला तत्व व्यक्तिकता है। व्यक्तिकता का अर्थ क्या है, पर्सनल, जिसको पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी चीज़ें है, जैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पर्सनल। ठीक है, अर्थात समाज चित्रण की अपेक्षा अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का प्रमुख रूप से चित्रण करना। ठीक है, ये आ गया ना वही बात है कि समाज का चित्रण नहीं रहता, इसमें किसका चित्रण रहता है, अपनी भावनाओं का, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का चित्रण इसमें प्रमुख है। निराला जी के काव्य में ये प्रवृत्ति प्राय अद्वैतवाद के रूप में प्रकट हुई है। उदाहरणार्थ, बर देते हो बार बार प्रिय करुणा की किरणों से, क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो, मेरे अंतर में आते हो देव निरंतर, कर आते तो व्यथा बार लगू। नेक्स्ट है, निराला जी के काव्य में व्यक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रणालियों में से हुई है। इस प्रकार एक और कवि ने विफल वासना का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन इन पंक्तियों में किया है। मेरे दग्ध हृदय का अतिशय ताप, प्रभाकर की उन स्वर किरणों में, नूपुर की बजी तुम्हारे लिए, तुम्हारे अनुरागनियों के निष्ठुर चरणों में। यहाँ पर क्या है, उन्होंने किसका चित्रण किया है, व्यक्ति अपनी भावनाओं का चित्रण इसमें किया है। वही दूसरी ओर वे इस अवतरण में श्री राम के शब्दों के माध्यम से अपने ही संघर्षपूर्ण जीवन की भर्त्सना कर रहा है। दिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ठीक है, यहाँ पर वे अपने जीवन के बारे में बताता है कि मेरा हर टाइम क्या हो, विरोध ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वे अपने बारे में बता रहे हैं। देन आता है श्रृंगारिकता छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, छायावादी काव्य धारा की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो 3 कवि छायावाद के लगे हुए हैं उनके जो पॉइंट हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, छायावाद के आधार पर छायावाद की अंतर्वृत्ति अप्रत्यक्ष श्रृंगार के रूप में भी व्यक्त हुई है। ठीक है, किस रूप में, अप्रत्यक्ष श्रृंगार। जैसे कि श्रृंगार के 2 भाग होते हैं ना, एक संजोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष श्रृंगार के रूप भी व्यक्त हुए हैं। छायावादी कवियों ने एक और प्रकृति पर नारी भावना का आरोप किया है तो दूसरी ओर नारी की आत्मा के सौंदर्य का भी चित्रण किया है। निराला जी की कविता में दोनों ही प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। प्रकृति पर नारी भाव का आरोप जूही की कली में देखने योग्य है। जैसे जूही की कली है, जो कविता आपको लगी हुई है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है कि प्रकृति पर नारी भावना का आरोप है इसमें। ठीक है, प्रकृति को क्या माना है, नारी, उसका फिर चित्रण किया है उसके रूप का, प्रकृति को आधार बनाकर। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग परी, स्नेह स्वपन मगन अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग बंद किए शीतल पत्रांक में। नेक्स्ट देखो, निराला जी की शिफालिका, संध्या सुंदरी, शरद पूर्णिमा की विदाई इसी कोटि की कविताएं हैं। निराला जी के गीतों में कई स्थलों पर मानवीकरण के सरल उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं, जिसमें क्या है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, उसके क्या है, सरल उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो देखो, प्रिय यामिनी जागी, अलस पंकज दृग अरुण मुख, तरु अनुरागी, खुले केश अशेष शोभा भर रहे, पृष्ठ ग्रीवा बाहु उर पर तर रहे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है रहस्य भावना और दार्शनिकता।
अभी रहस्य भावना आपको बताया ना क्या है कि अज्ञात सत्ता के प्रति क्या होती है, जिज्ञासा का भाव, वो क्या है, रहस्य भावना। रहस्य अर्थात कोई गुप्त। और रहस्यवादी कवियों में निराला जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य कवियों ने तो रहस्यपूर्ण कल्पनाएं ही की हैं, किंतु निराला जी के काव्य का मेरुदंड ही रहस्यवाद है। ठीक है, इनके काव्य का मेरुदंड क्या है, प्रमुखता क्या है, रहस्यवाद की। उनके अधिकांश पदों में भले ही मानवीय जीवन के चित्र देखने को मिलते हैं, किंतु वह सब के सब रहस्य अनुभूति से अनुरंजित हैं। जैसे सूरदास जी के पद अधिकांश श्री कृष्ण की लोक लीला से संबंध होते हुए भी अध्यात्म की ध्वनि से अपूर्त हैं, वैसे ही निराला जी के भी पद हैं। आत्मा के परमात्मा के लिए अभिसार, मिलन और वियोग आदि की संजीव अभिव्यक्ति इन्होंने की हैं। अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा निम्नलिखित भाव देखिए। हृदय में कौन जो छेड़ता बांसुरी, हुई ज्योत्सनामयी अखिल मायापुरी, लीन स्वर सलिल में मैं बन रही मीन, स्पष्ट ध्वनि आधनी सजी जामनी बली। निराला जी रहस्य अनुभूति में केवल काव्यगत अनुभूतियाँ ही नहीं हैं, बल्कि दार्शनिकता का गूढ़ चिंतन भी है। ठीक है, ऊपर वाला ने किया वो उसमें क्या थी, रहस्यवाद। अब देखो दार्शनिकता, ठीक है, जिसमें फिलोसफी आती है कि निराला जी ने ब्रह्म के प्रति निवेदन में स्त्री भाव को नहीं अपनाया, और अपनाया भी है तो बहुत कम। उन्होंने कबीर की भांति राम मेरे पीव मैं तो राम की बहुरिया नहीं कहा। प्रसाद जी की तरह ही सामान्य भाव भूमि पर अपने को भी पुरुष ही माना है। उनकी तुम और मैं कविता दार्शनिक रहस्यवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। अर्थात कि इन्होंने जैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध है, जैसे कबीर, नानक, रैदास ने जैसे माना था ना कि परमात्मा को पति माना था और अपने आप को पत्नी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं माना, इन्होंने अपने आप को पुरुष मानकर ही उनका वो किया है। ठीक है, उनकी वंदना की है। देखो, तुम तुंग हिमालय श्रृंग, और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता, तुम प्रेम और मैं शांति, तुम सुरापन धन अंधकार, मैं हूँ मत वाली भ्रांति। नेक्स्ट देखो कि अन्य दार्शनिकों की भांति निराला जी ने भी जीव और ब्रह्म के मध्य माया का आवरण स्वीकार किया है। ठीक है, ये तो सभी ने, सब जितने भी संत कवि हुए उन्होंने भी किया ना कि जीव और मध्य में क्या आती है, माया। ठीक है, जो क्या है उसको परमात्मा के साथ मिलन नहीं देती। तो यहाँ पर निराला है, उन्होंने भी यही जीव और परमात्मा के मध्य, ब्रह्म के मध्य किनको माना है, माया को माना है। और माया की रूप विचित्रता के कारण वह उन्हें कभी तो चित्तर की कामनी जैसी प्रतीत होती हैं और कभी किसी कमनीय की कमनीयता सदृश। तू किसी के चित्तर की है कालीमा, या किसी कमनीय की कमनीयता, या किसी दुख दीन की है आहा, या किसी तरु की करुण वनिता लता। वस्तुतः माया का ये आवरण हटाने पर ही जीव और ब्रह्म एकाकार हो जाते हैं, और उस तदात्म्य प्राप्ति के लिए जीव को अनेक सोपान भी पार करने पड़ते हैं, जिनमें से प्रथम ब्रह्म की ओर आकर्षण है। उसके बाग में बहार देखता चला गया, कैसे फूलों का उबार देखता चला गया। इसके पश्चात आत्मसमर्पण की स्थिति आती है। ठीक है, पहले आ जाता है रहस्यवाद, फिर दार्शनिकता के दर्शन होते हैं कि उसमें दार्शनिकता कैसे थे। अब क्या है, आत्मसमर्पण। मैंने उन्हें दिल दिया, उनका दिल मुझे मिला, दोनों दिलों का श्रृंगार देखता चला गया। अंतिम सोपान पर एकाकार होने की आवश्यकता है। अब क्या, जब अंत समा आ जाता है, अंतिम टाइम आ जाता है, तो उसमें क्या है, आत्मा परमात्मा से एकाकार होने का जो संबंध है वो हो जाता है। जीव और ब्रह्म के मध्य की द्वैत भावना समाप्त हो जाती है। द्वैत का क्या अर्थ होता है, दो की भावना। ठीक है, जो अद्वैत है, जो अद्वैत होता है जब दो की भावना नहीं होती, कि जब कहती है कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है, तो द्वैत की भावना हट जाती है, समाप्त हो जाती है, जो दो की भावना रहती है। ठीक है, कवि के कथन अनुसार टूटी बेद की दीवार देखता चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है। उनके रहस्य में पंक्तियों में उत्कृष्ट काव्यानुभूति के भी दर्शन होते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रगतिवादी विचारधारा। ठीक है, जो छायावादी कवि थे, छायावादी के बाद एक आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद अर्थात जो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था। तो इनके काव्य, ये भी तब तक जीवित थे जब प्रगतिवाद आ गया था, और इनके काव्य में भी प्रगतिवाद का पुट देखने को मिलता है। इन्होंने भी प्रगतिवाद के आधार पर जो रचनाएं हैं वो रची हैं।
तो देखो, अद्वैतवादी निराला संसार को मिथ्या समझकर उससे विरक्त होने वाले वैरागी नहीं हैं। उनके हृदय में दुखी मानव के लिए जो करुणा है उसे भूल नहीं सकते, इसीलिए निराला ब्रह्म से अधिक दुखी मानव के कवि हैं। ठीक है, वो ब्रह्म के नहीं, वो परमात्मा के नहीं, वो दुखी मानव के कवि हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखी इंसान है उसके कवि हैं। बादल राग शीर्षक कविता के अंतर्गत घनघोर बादलों को विप्लव का प्रतीक मानकर लिखते हैं। त्रस्त नैन मुख डांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है उनकी भिक्षुक, विधवा व तोड़ती पत्थर एवं दान, इसी कोटि की कविताएं हैं। किस कोटि की? प्रगतिवादी कोटि की। ठीक है, निराला जी ने कुक्कुरमुता में शोषकों के प्रति व्यंग्य, आक्रोश और घृणा भी व्यक्त की हैं, और शोषितों के प्रति करुणा और सहानुभूति भी। अब देखो, जो मार्क्सवादी विचारधारा थी, जो पॉलिटिकल पढ़ती उनको पता होगा कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या थी, कि वो जो मार्क्सवादी थे, जो शोषण करते थे, उनके प्रति उनके मन में कौन से भाव थे? घृणा के भाव थे। ठीक है, वह उन पर आक्रोश करते थे, लेकिन जिनका शोषण हो रहा था, जो शोषित थे बेचारे, उनके प्रति उनके हृदय में क्या थी? करुणा थी, सहानुभूति थी। इसी को आधार बनाकर भी जो निराला जी हैं उन्होंने कविता रची हैं। उन्होंने शोषकों पर व्यंग्य करते हुए लिखा है, अबे सुन वे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगे आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया गुलाम, शाही राजो अमीरों का रहा प्यारा, तभी सदारनों से तू रहा नहरा। भी जहाँ पर लिखा है शाही राजो अमीरों का प्यारा रहा, आपने देखा होगा कि जो मार्क्सवादी विचारधारा उसमें क्या है कि एक मालिक होता है और क्या है, बाकी सब जो मालिक के बाद क्या है? नौकर, जो काम करने वाले हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो गुलाब है इसको बनाया है ऊपर वाले जो वर्ग हैं, ठीक है, जो ऊपर वाला वर्ग है उसका प्रतीक माना है, और जो साधारण व्यक्ति हैं उसका प्रतीक उन्होंने कुक्कुरमुता को माना है। जो इनकी कविता है कुक्कुरमुता, उसमें मानव में मानव विषमता फैलाने वाली असुरी प्रवृत्तियों और दूसरे देशों को गुलाम बनाकर उनका दमन करने वाली दानवी शक्तियों के संहार के लिए कवि व निराला शक्ति का ऐलान करते हुए कहते हैं, एक बार बस और नाच तू शामा, समान सभी तैयार, कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुझको हार, कर मेखला मुंडल मालाओं से बन मन अभिरामा। आगे आती है राष्ट्रीयता की भावना। इनके काव्य में राष्ट्रीयता की चित्र भी देखने को मिलते हैं। निराला जी की छायावादी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना भी है, और उन्होंने राष्ट्रीय प्रभाती के रूप में उद्बोधन गीत भी लिखे हैं, जिनमें छायावाद की पूरी कोमलता एवं चित्रमयता दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरण स्वरूप उनकी जागो फिर एक बार कविता निम्न पंक्तियाँ देखिए, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर ये दीन भाव, कायरता, काम परता, ब्रह्म हो तुम, पदरज भी है नहीं, पूरा ये विश्व भार, जागो फिर एक बार। नेक्स्ट देखो, लास्ट, निराला जी की भारती जय विजय करे, मातृभूमि की वंदना, महाराजा शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास आदि कविताएं इसी कोटि की हैं। किस कोटि की? राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ये रचनाएं हैं। पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध से ग्रसित भारतीय गौरव को ज्ञान गौरव का स्मरण दिलाते हुए निराला जी लिखते हैं, योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। नेक्स्ट देखो कि मातृभूमि के चरणों में सर्वस्व अर्पण करने की कामना करते हुए निराला जी लिखते हैं, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरण पर माँ, मेरे श्रम संचित का फल, मुक्त करूँगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। अब देखो निष्कर्ष रूप में, कंक्लूजन में, कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि निराला छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के समर्थ कवि होने के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना एवं प्रगतिवादी स्वर के भी सक्षम उद्घोषक थे। ये थे आपकी महाकवि निराला जी का जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।